Hello and namaskar dear friends, a very warm welcome to Rock Classes. This is Rupendra Shekhawat and I am back with a packed episode, a lineup with some interesting news articles and headlines. Dear friends, ये हमारी करंट अफेयर की सीरीज़, जैसा कि आपको पता है हम डिस्कस करते हैं करंट अफेयर्स को एंड आर्टिकल्स को भी, प्लस हम डिस्कस करते हैं अबाउट सेल्फ इम्प्रूवमेंट एंड सेल्फ ग्रोथ के लिए. डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है मैं आपसे हर रोज़ एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस वीडियो को जो है पूरा ज़रूर देखें. डियर फ्रेंड्स, मैं जब ये आपके साथ एनालिसिस शेयर करता हूँ तो कहीं ना कहीं एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ अपना भी. तो आप लोगों को जो है एक ऑल अराउंड जो है एक जो आर्टिकल है उसका ऑल राउंड आपको एक जस्ट मिलता है कि आप कैसे चीज़ों को समझ सकते हैं. तो डियर फ्रेंड्स, इसीलिए आपसे हर रोज़ एक चीज़ें कहता हूँ कि आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें. अगर आपको लगता है कि ये डिस्कशन थोड़ा धीरे चल रहा है तो आप इसकी स्पीड जो है 1.5x कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली. नो डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है हम हमारी सेल्फ ग्रोथ जो है उस पर फोकस करते हैं. तो इसी के लिए मैं आपके साथ हर रोज़ एक कोट शेयर करता हूँ और आज का जो कोट है, द फर्स्ट थिंग इज़ टू बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ. डियर फ्रेंड्स, आप कई बार ऐसा होता है कि आप कुछ चीज़ें छुपाने के लिए जो है झूठ बोल जाते हैं. इन जनरल भी जो है वो कोई बड़ी चीज़ नहीं होती है, आप छोटी सी चीज़ों के लिए जो है कभी कभी झूठ बोल जाते हैं. तो उनसे होता क्या है, एक जब आप झूठ बोलते हैं तो फिर उसको छुपाने के लिए दूसरा, एंड देन थिंग्स गो ऑन लाइक दिस. तो ये तो हुई हम दूसरों से जब हम कहते हैं कोई भी बात, हम जब बोलते हैं तो एक झूठ जब हम बोल देते हैं तो मैं जब समझाऊँ आपको इस चीज़ को लेकर, तो ये होता है कि आपने किसी को बोलना तो वो आपने बोल दिया, राइट. बट जब आप खुद से एक सच बोलने की शुरुआत जब आप करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे जो चीज़ें हैं वो एक सही डायरेक्शन में जाना स्टार्ट हो गई है. कहने का मतलब क्या है कि जब मान लीजिए कि आपको लगता है कि आप जो हैं अभी स्टूडेंट्स हैं, तो बेस्ट एग्जांपल आपके लिए हो सकता है कि आपको लगता है कि यार इस बार जो है नंबर कम नहीं आया, मतलब नंबर कम आए हैं मेरे एंड थिंग्स नॉट गोइंग वेल. तो आपको क्या करना है कि खुद से पूछना है कि क्या मैंने उतनी मेहनत करी थी जितने मेरे नंबर आए हैं. ये सवाल जब आपसे करेंगे तो फिर आपको जो आंसर है वो एक करेक्ट आंसर मिलेगा, एंड देन उसके बाद आप जो मेहनत करेंगे अपने ऊपर वो एक डिफरेंट लेवल की होगी और जो रिजल्ट निकलेगा उसके बाद वो एक अनमैचेबल रिजल्ट होगा. तो फ्रेंड, जब आप अपने आप से एक सच बोल देते हैं कि हाँ यार मैंने ही उस समय पर जब तैयारी करने के समय था तो मैंने ही थोड़ी ढील दे दी थी मेरी तैयारी के अंदर, जब आप इन चीज़ों को एनालाइज करेंगे कि हाँ मैंने ही कहीं ना कहीं कमी रखी थी तैयारी के अंदर, तभी मेरे जो मार्क्स थे वो इतने कम रह गए हैं. तो जब आप खुद से ही सच बोलेंगे, तो यू विल गेट टू नो कि हाँ यार मेरी कहीं ना कहीं मेरी तैयारी में कहीं लैक था. तो उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए यू हैव टू बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ, एंड नॉट जस्ट स्टडीज़ बट इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ यू मस्ट बी ट्रूथफुल टू योर सेल्फ. तो डियर फ्रेंड्स, मैं आपसे यही एक निवेदन करता हूँ कि आप प्लीज़ ये जो थॉट है इसको इम्प्लीमेंट कीजिएगा. अगली बार जब आपको लगे कि थिंग्स आर नॉट गोइंग इन द वे तो आप अपने आप से पूछिएगा और सही जवाब दीजिएगा कि क्या उस चीज़ को जो लेकर मेहनत थी क्या मैंने वो पूरी की थी क्या. नाउ डियर फ्रेंड्स, ये था आज का थॉट फ्रॉम द लाइफ अमेजिंग सीक्रेट बुक से. एंड आज का जो सवाल है तो है कि आपको पता है मैं आपसे हॉट बर्निंग टॉपिक्स जो होते हैं उनसे एक सवाल रोज़ाना पूछता हूँ. तो आज का सवाल है कि नेम द फर्स्ट इंडियन इक्वेस्ट्रियन क्वालिफाइड टू रिप्रेजेंट इंडिया फॉर टोक्यो ओलंपिक्स. डियर फ्रेंड्स, आपको टोक्यो ओलंपिक्स याद होंगी. हमारे देश के जो नीरज चोपड़ा साहब जो हैं उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, तो आपको इस वजह से ये इवेंट याद होगा. तो इसी इवेंट के अंदर हमारे जो भारत देश के इक्वेस्ट्रियन में आपको समझाऊँ जो घुड़सवार होते हैं, तो हमारे भारत देश के पहले कौन से वो घुड़सवार हैं जो इन्होंने क्वालिफाई किया था टोक्यो ओलंपिक्स के लिए, आपको उनका नाम कमेंट सेक्शन में बताना है. डियर फ्रेंड्स, अगर आपको इसका आंसर पता है तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. एंड हाउएवर, अगर आपको इसका आंसर नहीं पता है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसके बारे में थोड़ी रिसर्च कर लें एंड देन उसके बाद जो है अपना आंसर कमेंट बॉक्स में स्टिक करें. उससे आपको ये फ़ायदा मिलेगा कि आप जो ये सवाल है इस क्वेश्चन को जो है काफ़ी लंबे समय तक रिटेन कर सकेंगे एंड यू विल गेट टू नो मोर अबाउट इक्वेस्ट्रियन एज अ स्पोर्ट. तो डियर फ्रेंड्स, ये आज की एक हेडलाइन भी है, उसमें हम डिस्कस करेंगे कि कैसे इक्वेस्ट्रियन एक स्पोर्ट जो है उसमें हम आगे बढ़े हैं. नाउ डियर फ्रेंड्स, लेट्स मूव टुवर्ड्स आर्टिकल सेक्शन.
आज है 27 सितंबर 2023, दैट इज़ ऑफ वेडनेसडे। एंड आज का हमारा जो पहला आर्टिकल है फ्रॉम द हिंदू न्यूज़पेपर इज़ पाकिस्तान इंटरनल चैलेंजेस शिफ्टिंग डायनामिक्स। डियर फ्रेंड्स, ये जो आर्टिकल है इसमें जो लेखक है उन्होंने बताया कि कैसे पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का जो संबंध है पॉलिटिकली, या मैं कहूँ एज अ नेबरिंग स्टेट, तो इन दोनों देशों के जो संबंध है वो कैसे एक जो टेररिस्ट ग्रुप है उसकी वजह से बिगड़ते जा रहे हैं। एंड पाकिस्तान का जो गवर्नमेंट का जो रोल है इन सब चीज़ों को लेकर, वो क्या रोल है एंड वो कैसे इन सभी चीज़ों को एलिमिनेट करके एंड एक प्रॉस्परस देश के रूप में एक उभर के सामने आ सकते हैं। नॉट डियर फ्रेंड्स, जैसा कि अभी हाल ही के अंदर 2021 के अंदर अशरफ गनी जो हैं फॉर्मर अफगान प्रेसिडेंट, उन्होंने बात करी थी कि जो चीज़ें हैं यानी कि इन दोनों देशों के बीच में जो भी मनमुटाव है उन सभी चीज़ों को लेकर जो हम कहते हैं ना कि एक चीज़ों को रिजॉल्व करना, उन सभी को लेकर एक स्ट्रेटेजिक पॉलिसीज़ जो थी उसको लेकर बात करी है। एंड बताया कि कैसे चीज़ों को और सही करने की ज़रूरत है बिटवीन द टू कंट्रीज़। इसीलिए गनी जो है अशरफ गनी जो हैं उन्होंने यूके के जो CDS हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, और पाकिस्तान के मिलिट्री जो लीडर हैं उन सभी से मुलाकात की थी एंड बताया था कि कैसे डिसअपॉइंटमेंट विद द डायल्यूशन ऑफ प्रॉमिसेस मेड बाय पाकिस्तानी मिलिट्री थ्रू देयर चेन ऑफ कमांड। देखिए दोस्तों, जो अशरफ गनी है अफ़गानिस्तान के प्रेसिडेंट, उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने कोशिश करी थी जो टाइज़ हैं बिटवीन बोथ द कंट्रीज उनको सही करने के लिए, और वो जो है मतलब उसी सिलसिले में जब उन्होंने मुलाकात की थी पाकिस्तान के जो मिलिट्री लीडर हैं और यूके के जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं उनसे जब मुलाकात की थी, उन्होंने बताया था कि कैसे जो पाकिस्तान की ओर से पाकिस्तान की साइड से जो चीज़ें हैं वो कैसे प्रॉमिसेस जो हैं वो झूठे वादे किए जा रहे हैं। और जब इन्होंने बताया था कि कैसे जब वो एक टॉप मिलिट्री लीडर से जब एक बात करते हैं, तो जब वो पाकिस्तान का टॉप मिलिट्री लीडर अपने ऑर्डर जो है अपने जूनियर्स को देता है, एंड जब वो अपने जूनियर्स को देते हैं तो ऐसे करते करते जो ऑर्डर है उसकी कोई वैल्यू नहीं हो जाती है। लास्ट में जाते जाते वो जो ऑर्डर था वो एक नल एंड फाइड डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो ऐसे चीज़ों को कभी भी सॉल्व नहीं किया जा सकता है, अशरफ गनी ने बताया है। और साथ में बताया कि कैसे पाकिस्तान इनिशियली सेलिब्रेटेड दिस विक्ट्री एंड पाकिस्तानी क्लेम्स ऑफ बीइंग अ विक्टिम ऑफ टेररिज्म रिसीव्ड लिटिल सपोर्ट इवन विद पाकिस्तान। देखिए दोस्तों, अभी हाल ही के अंदर जब तालिबान ग्रुप जो है वो जब अफ़गानिस्तान में एक्टिव दोबारा से हुआ था, तो पाकिस्तान को लगा था कि वो जो टेररिस्ट हैं वो पाकिस्तान के छोड़ के चले गए हैं एंड दे शिफ्टेड टूवर्ड्स द अफ़गानिस्तान। लेकिन साथ ही के साथ जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उन्होंने जो पाकिस्तान का जो एक स्टांस था एज अ विक्टिम ऑफ टेररिज्म उसको थोड़ा सा लेस सपोर्ट किया है। क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि पाकिस्तान एज अ कंट्री ऑब्वियसली कुछ चीज़ें जो हैं वो छुपी नहीं है पाकिस्तान से भी। आप ऑल ओवर द वर्ल्ड सबको पता है कि कैसे अंडर द टेबल जो है वो पाकिस्तान सपोर्ट करता है टेररिज्म को। तो वो सभी चीज़ें जब पूरे देश को या पूरे वर्ल्ड को जब पता है, तो एक कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान का एक विक्टिम कार्ड जो है वो कहीं ना कहीं फेल होता हुआ नज़र आया है इस मीटिंग के अंदर। और जो यूनाइटेड नेशंस है या फिर मैं कहूँ हमारी इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है उन्होंने कैसे जो पाकिस्तान का स्टैंड था ना कि वो एक विक्टिम है, वो तालिबान के जो टेररिस्ट हैं उनसे ग्रसित हैं, तो इन सब चीज़ों को एक जो है कम सपोर्ट दिया गया इंटरनेशनल कम्युनिटी के द्वारा। नॉट डियर फ्रेंड्स, जैसा कि इस आर्टिकल में बताया है कि तालिबान जो एक टेररिस्ट ग्रुप है फ्रॉम अफगानिस्तान वो कैसे एक्टिव है पाकिस्तान के अंदर, और वो चीज़ों को जो है कैसे और मुश्किल बनाता जा रहा है बिटवीन द बोथ कंट्रीज। पाकिस्तान फेस्ड अ सर्ज इन इनसिक्योरिटी विद TTP एंड एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप सीइंग एन इंक्रीज इन इट्स रैंक आफ्टर द तालिबान विक्ट्री इन अफगानिस्तान। देखो दोस्तों, जैसा कि इस आर्टिकल में बताया गया है कि तालिबान की जब विक्ट्री हुई थी अफगानिस्तान के अंदर, या फिर तालिबान की जब एंट्री हुई अफगानिस्तान के अंदर, तो उसके साथ साथ ही जो TTP है इसकी भी एक कहीं ना कहीं जीत हुई है टू एंटर पाकिस्तान। क्योंकि हाल ही के अंदर सुसाइड अटैक्स जो हैं पाकिस्तान के अंदर कराए गए थे बाय द TTP। तो जो तालिबान पाकिस्तान में एक जो ग्रुप है जो बिलोंग करता है अफगानिस्तान का, वो पार्ट है कहीं ना कहीं जो अफगानिस्तान का तालिबान है उसका ही एक छोटा सा पार्ट है TTP। तो उन्होंने पाकिस्तान के अंदर भी कुछ जो सुसाइड अटैक्स है उनको प्लान किया है, और
बोथ द कंट्रीज़ के बीच में जो पीस मेंटेन करने की जो बात चल रही है उसको थोड़ा और मुश्किल करते जा रहे हैं ये टेररिस्ट ग्रुप। पाकिस्तान का जो रिस्पॉन्स है, शिफ्टिंग इट्स फोकस फ्रॉम अफगान पॉलिसी एंड ब्लेम्ड द अफगान तालिबान फॉर नॉट सीकिंग एक्शन अगेंस्ट टीटीपी। देखिए दोस्तों, पाकिस्तान का जो इसके अंदर रिस्पॉन्स है, हमने अफगानिस्तान का तो एक रिस्पॉन्स जो था वो देख ही लिया कि कैसे प्रेसिडेंट गनी जो है उन्होंने बताया था कि उनका इंस्टांस क्या है। वहीं पर पाकिस्तान का क्या इंस्टांस है इस चीज़ को लेकर, वो ये है कि जो पाकिस्तानी मिलिट्री है उन्होंने अपना शिफ्ट फोकस किया है, जो उनका जो फोकस था उसको शिफ्ट किया है फ्रॉम अफगान जो पॉलिसी थी, जो अफगान। अब दोस्तों इसके अंदर बताया नॉर्मली तो यही है कि जो मिलिट्री जो ग्रुप है पाकिस्तान के अंदर, या जो मिलिट्री है पाकिस्तान के अंदर, उन्होंने अपने ऊपर जो एक जिम्मेदारी होती है ना, उस जिम्मेदारी को टालते हुए सिर्फ एक ब्लेम गेम खेल रहे हैं ये लोग। ये क्या कर रहे हैं, ये सिर्फ ब्लेम लगा रहे हैं अफ़गानिस्तान के ऊपर कि आपने जो है तालिबान को नहीं रोका है फ्रॉम टेकिंग एक्शंस। जो टीटीपी है ना, अफ़गानिस्तान का ग्रुप या तालिबान का जो एक सब पार्ट है, तो उसके ऊपर अफ़गानिस्तान ने ध्यान नहीं दिया है। तो ऐसा कहा है पाकिस्तान ने, बजाय इसके कि वो खुद एक कोई एक्शन ले सके अगेंस्ट दिस टेररिस्ट। तो वही है कि दोनों देश जो है एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम खेल रहे हैं। एक देश बोल रहा है कि आपने ऐसा नहीं किया है, एंड दूसरा जो कह रहा है वो कि आपने अपने देश के जो टेररिस्ट ग्रुप है उनको समझाना चाहिए एंड टुक देम अंडर द कंट्रोल। साथ ही दोस्तों, चैलेंजेस इन कॉम्बैटिंग टीटीपी, जो टीटीपी है या फिर तहरीक तालिबान पाकिस्तान के चैलेंजेस जो हैं उसके सामने, वो दोनों ही देशों के सामने बहुत ज़्यादा है, इंक्लूडिंग इनग्रेन्ड स्ट्रक्चरल ग्रीवेंसेस, वाइड स्प्रेड रेडिकलाइजेशन एंड लोकल सिंपैथी। देखिए दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर खास करके जब पाकिस्तान के अंदर टीटीपी एक्टिव है, तो इसको रोक पाने के लिए जो सरकार के लिए काफ़ी चैलेंज है। सबसे पहला चैलेंज तो ये है कि जो लोकल सिंपैथी है, उन जो मिलिटेंट ग्रुप है उनको जो सिंपैथी है फ्रॉम लोकल पीपल वो कहीं ज़्यादा है, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि बहुत सालों से एक पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी चल रही है पाकिस्तान के अंदर। जो पाकिस्तान के लोग हैं वो भी इस चीज़ से खुश नहीं है कि कैसे जो चीज़ें हैं वो तख्ता उलट है, एक नॉर्मल चीज़ हो गई है पाकिस्तान के अंदर। एक पॉलिटिकल ग्रुप जब पार्टी में जब रूल फॉर्म बनाता है या फिर एक सरकार बनाता है, तो कहीं ना कहीं एक मिलिट्री लीडर आता है एंड देन थिंग्स नॉट गोज अकॉर्डिंगली। तो ऐसे कब तक इस देश के अंदर एक जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी वो चलती रहेगी, और कब तक जो है चीज़ें एक लाइन के अंदर या फिर एक सिस्टमेटिक वे में नहीं चलेगी, जब तक लोग जो है एक अल्टरनेटिव ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ दीज ग्रुप्स। टीटीपी का नैरेटिव क्या है दोस्तों? टीटीपी का नैरेटिव है कि तालिबान सक्सेशन एज अ मॉडल फॉर गवर्नेंस। टीटीपी का ये कहना है कि पाकिस्तान एज अ पूरी तरीके से फेल हो चुका है इन द गवर्नेंस, तो अब ज़रूरत है पाकिस्तान को एक नए गवर्नेंस की, एक नए गवर्नमेंट मॉडल की, जो कि बेस्ड होगा ऑन तालिबान का जो मॉडल है उस पर बेस होना चाहिए। पाकिस्तान गवर्नमेंट्स नैरेटिव इज सीक एज अ वीक ड्यू टू इकोनॉमिक स्ट्रगल्स एंड गवर्नमेंट इश्यूज सोशल डिवीजन। जैसा कि दोस्तों मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि कैसे पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो पूरी तरीके से फेल हो चुकी है, तो जो लोग हैं वो भी एक अल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं। प्लस जो टीटीपी है उनका भी ये कहना है कि अब पाकिस्तान के जो लोग हैं उनको एक ज़रूरत है नए गवर्नेंस की इन द फॉर्म ऑफ तालिबान्स मॉडल ऑफ गवर्नेंस। शिफ्ट इन पाकिस्तान स्ट्रेटजी, पाकिस्तान की स्ट्रेटजी के अंदर क्या शिफ्ट होना चाहिए? शिफ्ट डेफिनेटली ज़रूरत है एज अ कंट्री पाकिस्तान को टू काउंटर दिस मिलिटेंट ग्रुप्स या फिर मैं कहूँ टेररिस्ट ग्रुप्स। तो बताया गया है कि शिफ्ट इन पाकिस्तान स्ट्रेटजी एज इट हिस्टोरिकली परस्यूड स्ट्रेटेजिक डेप्थ इन अफगानिस्तान बाय सपोर्टिंग नॉन स्टेट एक्टर्स। हाउएवर दिस डायनेमिक हैज़ रिवर्स्ड विद द Afghan Taliban securing a strategic foothold with Pakistan through its alliance with group like TTPs। देखिए दोस्तों, पाकिस्तान की जो स्ट्रेटजी थी वो तो पूरी तरीके से फेल हो ही चुकी है बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ गवर्नेंस इन द कंट्री। तो पाकिस्तान की अब जो एक स्ट्रेटजी है वो यही कहती है कि एक जो सपोर्ट है नॉन स्टेट एक्टर्स का वो एक कहीं ना कहीं ज़रूरी हो गया है। जो अफगानिस्तान है ना, अफगानिस्तान बाय सपोर्टिंग नॉन स्टेट एक्टर्स, तो उनका एक रोल जो है, नॉन स्टेट एक्टर्स का मतलब है जो मिलिट्री या फिर मैं कहूँ ये टेररिस्ट ग्रुप है, इनका रोल एक बहुत ज़्यादा है इस समय पाकिस्तान के अंदर टू मेंटेन द गवर्नेंस। एंड लास्ट का जो पॉइंट है दोस्तों ये है कि रीजन्स फॉर अफगान तालिबान इंटरेक्शन इंक्लूडिंग डिजायर टू अवॉइड इंटरनल डिवीजन, प्रिजर्व सिक्योर हेवंस एंड मेंटेन इट्स सपोर्ट बेस इन पाकिस्तान। देखिए दोस्तों, अफ़गानिस्तान का जो तालिबान है वो
उनका तो ये ग्रुप है ही, उनका ही तो सब ग्रुप है टीटीपी, तो उनका तो पूरा सपोर्ट मिलना ही है टीटीपी को। लेकिन उनका जो सपोर्ट है वो एक रीज़न भी है उसके पीछे। इसका रीज़न ये है कि इंक्लूडिंग अ डिज़ायर टू अवॉइड इंटरनल डिवीजन प्लस परसीव सिक्योर हेवंस एंड मेंटेन इट सपोर्ट इन पाकिस्तान। देखिए दोस्तों, कहीं ना कहीं ये जो ग्रुप है, ये जो तालिबान ग्रुप है, वो अपना जो एक एरिया होता है या वाइड स्प्रेड जो होता है उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। और इसीलिए जो अलग अलग तर्क है ना कि हम स्टेबिलिटी लाएंगे एंड इकोनॉमिक जो है वो ग्रोथ करेंगे पाकिस्तान के अंदर, तो ये सब कुछ ये जो चीज़ें हैं वो इस ग्रुप ने बताई है। और कैसे वो बता रहा है कि उसके आने से एक सपोर्ट जो है या बेस जो है पाकिस्तान को कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग बनता हुआ नजर आएगा। कॉल फॉर पाकिस्तान टू इंट्रोस्पेक्ट, पाकिस्तान को अभी ज़रूरत है एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम टू इंट्रोस्पेक्ट अबाउट इस पॉलिसीज़। जो भी पॉलिसीज़ है उन सभी को रिविजिट या रिवाइज करने की ज़रूरत है पाकिस्तान को। पाकिस्तान शुड प्रायोरिटाइज द इंटरसेक्ट एंड वेलफेयर ऑफ इट्स पॉपुलेशन एंड क्रिएट पार्टनरशिप फॉर रीजनल पीस। देखिए दोस्तों, आपको जैसा कि पता है पाकिस्तान के जो रिलेशंस हैं अमॉन्ग इट्स नेबरिंग कंट्रीज़ वो बिल्कुल भी सही नहीं है इस समय पे। एंड जो नीड है, द नीड ऑफ एन आवर फॉर पाकिस्तान, वो ये है कि पाकिस्तान को अब ज़रूरत है कि कैसे वो अपने पड़ोसी देश जो हैं उनके साथ हाथ मिलाए एंड एक ग्लोबल जो रीजनल पीस है, ग्लोबल तो बात की बात है पाकिस्तान के लिए, बट एक जो रीजनल पीस है उसको मेंटेन करने की ज़रूरत है पाकिस्तान को फॉर द वेलफेयर ऑफ इट्स पॉपुलेशन या फिर द बेनिफिट्स ऑफ इट्स पीपल। लुकिंग एट, आगे क्या है पाकिस्तान के लिए? आगे यही है दोस्तों कि कॉल फॉर पाकिस्तान टू एस्टैब्लिश वर्किंग रिलेशंस विद इट्स नेबर स्पेशली इंडिया एंड अफगान टू सिक्योर अ मोर स्टेबल एंड प्रॉस्परस फ्यूचर। देखिए दोस्तों, जैसा कि इस आर्टिकल की शुरुआत में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि कैसे अफ़गानिस्तान के प्रेसिडेंट है वो अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स लगा रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर ये जो ग्रुप है प्लस जो अफ़गानिस्तान के भी जो मिलिटेंट ग्रुप है इनको ख़त्म किया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं पाकिस्तान का सपोर्ट भी बहुत ज़रूरी है इन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए। प्लस पाकिस्तान को ज़रूरत है टू सीक हेल्प फ्रॉम द नेबर्स। दोनों ही देश जो हैं, चाहे इंडिया हो चाहे अफगानिस्तान हो, दोनों से ही एक अच्छे संबंध बनाने की ज़रूरत है पाकिस्तान को टू डिमोलाइज दिस मिलिटेंट ग्रुप्स टू सिक्योर अ मोर स्टेबल एंड प्रॉस्परस फ्यूचर। अगर एज अ फ्यूचर की बात करें पाकिस्तान की, तो अगर उस फ्यूचर को स्टेबल बनाना है, कहीं ना कहीं अपने लोगों के लिए अच्छा बनाना है, तो पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो एक टाइज या फिर एक अलाइंस जो है उसको बनाए एंड अच्छे नेबर्स की तरह हाथ मिलाए अपने नेबर्स के साथ एंड टूवर्ड्स द प्रॉस्परस फ्यूचर की ओर आगे बढ़े अपने देश के लोगों के लिए। ह्यूमन कॉस्ट, बेसिकली ये जो चीज़ें हैं ये सभी मिलिटेंट ग्रुप जो है या फिर ये जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं ये सभी जो है एक ह्यूमन कॉस्ट पे तो बिल्कुल डिपेंड है ही, क्योंकि जब भी एक वॉर होती है या फिर जब एज ए टेररिस्ट अटैक जब होते हैं किसी भी देश के अंदर, तो जो लोगों की जो जान जाती है वो तो एक जो हम कहते हैं ना कि किसी भी देश का एक मिलिट्री होती है, उसका काम क्या है? उसका काम है अपने देश के लोगों की रक्षा करना। तो सबसे पहले जो ज़रूरत है पाकिस्तान के लिए यही है कि जो अपने देश के वासी हैं, उनके देश के जो वासी हैं उनकी रक्षा करे फ्रॉम दीज टेररिस्ट ग्रुप। तो इसी के लिए अब ज़रूरत है पाकिस्तान को टू थिंक ऑन इट एंड टू मूव इन अ प्रॉस्परस फ्यूचर विद अलायंस ऑफ इट्स नेबर्स। तो डियर फ्रेंड्स, ये था आज का पहला आर्टिकल। जैसा कि हमने देखा कि कैसे पाकिस्तान को ज़रूरत है अब थोड़ा और चीज़ों को आसान करने की, टू अब गवर्नमेंट का ज़रूरत है कि कैसे वो चीज़ों को जो है एक लाइन में लाए, एक प्रॉपर वे के अंदर लेके जाए ताकि कंट्री जो इकोनॉमिकली एंड जियोपॉलिटिकली आगे बढ़ सके। ये फ्रेंड्स, ये था आज का पहला आर्टिकल एंड नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द सेकंड आर्टिकल ऑफ द डे। आज का सेकंड आर्टिकल है विद क्लाइमेट चेंज टैकलिंग न्यू डिसीज सिनेरियोस। देखिए दोस्तों, जैसे कि आपको पता है अभी हाल ही के अंदर 2020 या कोविड-19 जब आया था तो कैसे चीज़ें जो है उलट फुलट हो गई थी। पूरा विश्व जो है एक साथ एक लॉकडाउन जिसे कहते हैं लॉकडाउन, या मैं कहूँ हम कहते हैं ना कि एक व्हाट आई कॉल दिस वर्ड कि जब हमें क्वारंटाइन, पूरा देश एक क्वारंटाइन या पूरा वर्ल्ड जो है क्वारंटाइन जैसा हो गया था। तो कहीं ना कहीं एक इस जो चीज़ें हैं या मैं कहूँ डिजीज़ जो है इनको फैलाने में जो क्लाइमेट चेंज जो है वो एक कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो उन सभी चीज़ों को लेकर कि कैसे क्लाइमेट चेंज जो है वो डिजीज़ को बढ़ाता है, उन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे इस आर्टिकल के अंदर। तो इस आर्टिकल का पहला जो पॉइंट है दोस्तों कि IPCC
जो इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज जो है, उन्होंने एक रिपोर्ट रिलीज़ की है उसमें बताया गया है कि कैसे ग्लोबल रिस्क है इन्फ्लुएंस का, इन्फेक्शंस का, डिसीज ड्यू टू क्लाइमेट चेंज वो कैसे बढ़ रहा है। तो हम बात करते हैं ना कि वायरसेस है, डिफरेंट वायरसेस, नीफा वायरस है या कोरोना वायरस है, इन सभी का जो है ग्लोबली कैसे इनमें इंक्रीज हो रहा है ड्यू टू बिकॉज ऑफ चेंज इन क्लाइमेट चेंज। Different is changing disease patterns. Climate change is altering the expected patterns of mosquito-borne diseases like dengue. Multiple peaks throughout the year. डिफरेंस होता क्या था कि पहले कोई भी जो चीज़ है ना, जैसे मैं आपको बताऊँ एक डेंगू बीमारी जैसा है, तो डेंगू बीमारी का एक पैटर्न हुआ करता था कि हर साल जो है वो मई जून के अंदर या फिर मई जून जुलाई के अंदर उस समय में बहुत एक्टिव हुआ करती थी, एंड देन फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर वो कहीं ना कहीं वापस कम होती हुई नज़र आती थी। लेकिन अब जब हम बात कर रहे हैं कि कैसे क्लाइमेट चेंज जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है इन चीज़ों को, पैटर्न को चेंज करने में, अब हम देखते हैं कि कभी भी जो है किसी भी चीज़ का पीक आ जाता है। हम देखते हैं ना कि कोरोना जो है वो सर्दियों में बहुत ज़्यादा फैलता है, तो वैसे ही ये जो डिफरेंट डिजीज़ हैं जैसे कि डेंगू है या अलग अलग जो डेंगू है, मलेरिया है, ये सब चीज़ें जो है इनका एक पैटर्न फिक्स नहीं रह गया है। अब ये कभी भी जो है अपने हाइप पे चली जाती हैं, चाहे वो अप्रैल में हो चाहे वो नवंबर दिसंबर हो, एंड दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ चेंज इन क्लाइमेट या फिर चेंज इन वेदर। तो बताया गया दोस्तों कि वेरिएबिलिटी इन टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन एंड ह्यूमिडिटी डिस्टर्ब डिसीज ट्रांसमिशन साइकिल्स। जो टेम्परेचर है या प्रेसिपिटेशन या फिर ह्यूमिडिटी जो है वो कैसे जो डिजीज का ट्रांसमिशन होता है कि कैसे वो फैलती हैं, उन सभी चीज़ों की जो साइकिल्स है उनको एक अफेक्ट करता है ये क्लाइमेट चेंज। Impact on pathogens. Heat can interfere with genomic structures of pathogens, potentially making them more dangerous to humans. डिफरेंट जैसा कि आपको पता है टेम्परेचर जो है वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है किसी भी वायरस को फैलाने के अंदर। हम देखते हैं कि कैसे कोरोना के जो केसेस हैं वो गर्मियों में कम होते हुए नज़र आते हैं, वहीं जब सर्दियों की जब बात आती है तो वो चीज़ें जो है वापस स्पाइक या एक हाइप में चली जाती है। हैबिटेट लॉस एंड जूनोटिक डिसीज। Habitat loss due to climate change force diseases carrying animals to encroach on human territory. देखिए दोस्तों, हैबिटेट लॉस जो है किसी भी जानवरों का, जब हम कहते हैं ना कि जब हम पेड़ काट देंगे, जब पेड़ ही नहीं रहेंगे तो जानवर कहाँ रहेंगे, तो जानवर जब अपना घर शिफ्ट करते हैं या जब हैबिटेट का जब उनका लॉस हो जाता है या उनका घर जब उड़ जाता है तो कहीं ना कहीं वो एक ह्यूमन जो सोसाइटी है उनमें आके रहने लग जाते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दैट जो एनिमल बेस्ड जो डिसीज़ होती हैं वो जोनोटिक डिसीज़, जब मैं कहूँ जोनोटिक डिसीज़, वो ह्यूमंस के अंदर जो है वो फैलना स्टार्ट होती है इन अ फैटल वे। एक्सपेंडिंग रेंज ऑफ डिजीज़। क्लाइमेट चेंज लीड्स टू एक्सपेंशन ऑफ डिजीज ट्रांसमिशन रूट्स। रेंज जो है दोस्तों क्लाइमेट चेंज के कारण क्या होता है, इन्वायरमेंटल सोर्स या मेडिकल टूरिज्म जो होता है या कंटेमिनेटेड फूड जो होता है उसके कारण जो डिजीज़ की रेंज है वो कहीं ना कहीं बढ़ती जा रही है। पहले हम देखते थे कि बहुत कम केसेस हो रहे हैं, लेकिन नाउ वी कैन सी दैट हर स्टेट में जब भी कोई वायरस फैलता है तो एक ऊपर लेवल तक या मैं कहूँ एक हाई लेवल तक फैलता हुआ चला जाता है। तो वो उन सभी चीज़ों को एक जो कैटलिस्ट का काम करता है उन सभी चीज़ों में वो कहीं ना कहीं एक क्लाइमेट चेंज जो है उसका एक रोल है। कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम चेंजेस। क्लाइमेट चेंज ट्रांसफॉर्म इकोसिस्टम इंट्रोड्यूसिंग इन्वेजन स्पीसीज एंड एक्सटेंडिंग द रेंज ऑफ एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म्स। देखिए दोस्तों, जितना ज़्यादा एक कॉम्प्लेक्स जो चीज़ें हैं ना ये कि क्लाइमेट चेंज में जितना ट्रांसफॉर्म होता जाएगा, जितना इकोसिस्टम भी चेंज होता जाएगा, उतना ही मुश्किल बनता जाएगा जो साइंटिस्ट है उन सभी के लिए, जो इकोलॉजिस्ट है उनके लिए प्रेडिक्ट कर पाना कि जो डिजीज़ है उसका आउटब्रेक कब और कैसे हो सकता है। तो चीज़ें जितनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती जाएंगी उतनी चीज़ें जो हैं या मैं कहूँ मेडिकल स्टाफ जो है उनके लिए उतनी ही मुश्किल होता जाएगा उस चीज़ का जो है वो एक तोड़ ढूंढ पाना। Health vulnerability crisis. Human-induced climate change is causing an unprecedented health vulnerability crisis with countries like India experiencing the impact of early summers, erratic monsoon and water scarcity. देखिए तो हमारी इंडिया के अंदर जैसे कि आपको पता है कि कुछ स्टेट्स के अंदर गर्मियों में जब तो गर्मी है वो कहीं ना कहीं 45-46 डिग्री जो है सेल्सियस तक पहुंच जाती है। स्पेशली मैं जिस स्टेट में रहता हूँ राजस्थान में, यहाँ पे लगभग गर्मियों में जो चूरू जिला है वहाँ पे ऑलमोस्ट 50 डिग्रीज तक कभी कभार जो है वो टेम्परेचर पहुँच जाता था। तो ये तो बात हुई एक टेम्परेचर की। वहीं कहीं ना कहीं हम देखते हैं चेरापूंजी में मानसून जो है वो ऑल ओवर द ईयर चलता जाता है। तो ऐसे डाइवर्सिटी होने के कारण जो डिसीज़ है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जल्दी से जो है फैलती है इंडिया के अंदर।
नीड फॉर सर्वेलेंस एंड रिपोर्टिंग, अब ज़रूरत है दोस्तों कि एक सर्वेलेंस जो है वो किया जाए प्लस रिपोर्टिंग की, कैसे चीज़ों को कंट्रोल किया जा सकता है। करंट सर्वेलेंस सिस्टम आर नॉट एडिक्वेट फॉर इमर्जिंग डिसीज। देखिए दोस्तों, आज जैसे कि आपको पता है कोरोना की हमने देखी फर्स्ट वेव, सेकंड वेव एंड देन थर्ड वेव, लेकिन सेकंड वेव तक भी हम उस लेवल के जो सर्वेलेंस है या रिपोर्टिंग हम क्यों नहीं कर पाए कि हमने थर्ड जो वेव है उसको रोक पाए। तो कहीं ना कहीं एक जो गैप नज़र आता है ना, उसको बढ़ने की ज़रूरत है। जो ब्रिज है फ्रॉम किसी भी चीज़ को एक अच्छे से स्टडी करने का या रिसर्च करने का या उन चीज़ों पे ध्यान देने का, तो उनमें कहीं ना कहीं एक कमी नज़र आती हुई दिखाई देती है और उन सभी कमियों को दूर करने की बात की गई है। वन हेल्थ अप्रोच विच इंटीग्रेट्स मॉनिटरिंग ह्यूमन, एनिमल एंड प्लांट इन्वायरमेंटल हेल्थ। देखिए दोस्तों, एक सरकार का जो नया अप्रोच है वन हेल्थ अप्रोच के अंदर हुआ क्या कि जो ह्यूमन्स है, एनिमल्स है, प्लांट्स है एंड इन्वायरमेंटल हेल्थ जो है, उन सभी को एक साथ स्टडी किया जाएगा एंड बताया जाएगा कैसे ये सभी चीज़ें एक साथ रिस्पॉन्सिबल है किसी भी चीज़ को, किसी भी डिजीज़ को जो है आगे बढ़ाने के लिए। दिस अप्रोच रिकॉग्नाइजेज द इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ दीज फैक्टर्स। जैसे मैंने आपको बताया कि कैसे जो बीमारी का कोई भी फैक्टर है, वो सभी फैक्टर्स जो एक साथ कैसे रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं इन चारों पाँचों मीडियम के द्वारा। रिकमेंडेशन ऑफ इंडिया टू लॉन्च वन हेल्थ एंड मिशन प्रोग्राम बाय फॉस्टरिंग कोलैबोरेशन बिटवीन वेरियस एजेंसीज इंक्लूडिंग हस्बेंड्री एंड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। अलग अलग इंस्टीट्यूशन जो है, एनिमल हस्बेंड्री है, चाहे फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ है, चाहे एजेंसीज है अलग अलग, उन सभी को एक साथ आना पड़ेगा एंड डेटा शेयर करना पड़ेगा टू रीच एट अ कंक्लूजन। ब्रॉडर इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज अफेक्ट्स मोर देन इन्फेक्शियस डिसीज। देखिए तो डिसीज़ जो होती है वो एक फैलने का तो काम करती है, लेकिन उसके अंदर एक कैटलिस्ट का जो काम करता है वो क्लाइमेट चेंज करता है। तो ज़रूरत है अब क्लाइमेट चेंज को स्टडी करने की एंड हमें इस कंक्लूजन पे पहुंचना ही पड़ेगा कि कैसे सभी चीज़ें जो इंटर रिलेटेड है। एंड जो हम कहते हैं ना कि क्लाइमेट चेंज जब हो रहा है तो बिकॉज ऑफ आवर एक्टिविटीज़ लाइक पॉल्यूशन एंड अदर थिंग्स, तो हम इन सभी चीज़ों को कंट्रोल करना पड़ेगा, तभी जो डिजीज़ है इनका आउट स्प्रेड रोका जा सकता है। एंड बाय कमिंग ऑल दीज एजेंसीज कमिंग टुगेदर एंड शेयरिंग डेटा, इन सभी चीज़ों से क्या होगा, जब डेटा इकट्ठा हो जाएगा तो एक रॉबस्ट प्लान बनाया जा सकता है एक किसी भी डिजीज़ का आउटब्रेक होने से। तो डियर फ्रेंड्स, ये था आज का सेकंड आर्टिकल। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर हेडलाइंस। आज की जो हेडलाइंस है, इंडिया पैसिफिक रीजन अ वेब ऑफ इंटरडिपेंडेंस। आर्मी चीफ जो है हमारे श्रीमान मनोज पांडे साहब, जनरल मनोज पांडे साहब जो हैं, उन्होंने बताया कि कैसे इंडिया पैसिफिक जो रीजन है उसके अंदर इंटरडिपेंडेंसी है वो एक कारगर साबित हो सकती है अगर सारे देश जो हैं साथ में आके काम करें इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर। दादा साहब फाल्के अवार्ड जो दिया गया है वहीदा रहमान जी को, जो पुरानी एक एक्ट्रेस हैं, इनको नवाजा गया है दादा साहब फाल्के अवार्ड से। साथ ही के अंदर जो हमारे एक्सटर्नल मिनिस्टर हैं एस जयशंकर साहब, उन्होंने कहा है कि वो ज़माना गया जब एक जो एजेंडा था वो कुछ देश जो हैं वो ही सेट करते थे, लेकिन अब सभी देश जो एक साथ आते हैं एंड देन कोई भी एजेंडा जो है हमारे वर्ल्ड के प्रॉस्पेरिटी के लिए, वर्ल्ड की स्टेबिलिटी के लिए, तो सभी देशों का इक्वल कंट्रीब्यूशन बहुत ज़रूरी है। और लास्ट हमारी जो हेडलाइन है तो कि एशियन गेम्स के अंदर जो हमारा गोल्ड का जो एक सूखा था उसको ख़त्म किया है हमारी इक्वेस्ट्रियन टीम ने। बहुत समय बाद जो हमारी इंडियन इक्वेस्ट्रियन टीम है या घुड़सवारी जो टीम है, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है एशियन गेम्स के अंदर। तो डियर फ्रेंड्स, ये थी आज की कुछ हेडलाइंस। नाउ ये हमने 2 आर्टिकल्स डिस्कस किए, साथ में कुछ हेडलाइंस। डियर फ्रेंड्स, ये था आज का एपिसोड। दैट्स रैप अप टुडेज एपिसोड। अगर आपके कोई भी सवाल है या क्वेरी है, आपका कोई सजेशन है, तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ गिव इट थम्स अप। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, एंड शेयर दिस एपिसोड अमंग दो स्टूडेंट्स, योर फेलो स्टूडेंट्स, अमंग योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज who wanted to be more knowledgeable. So friends, just for today, this is Rupendra Shekhawat signing off. Jai Hind, and I'll see you the next one.